मूवी के स्टार्ट में हम टैमी को बोट पर देखते हैं। उसकी बोट में पानी भर चुका होता है। टैमी यहाँ अपने साथी रिचर्ड को ढूंढने लगती है और फिर वो ऊपर आकर देखती है तो उसे वहाँ भी रिचर्ड कहीं नहीं मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि बोट की हालत भी काफी खराब है और टैमी अब बिल्कुल अकेली समंदर के बीचों बीच फंस गई थी। इसके बाद डायरेक्ट हमें 5 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम टैमी को देखते हैं। टैमी अपनी स्टडी कंप्लीट करके सेलर की जॉब ज्वाइन कर लेती है। टैमी बोट के साथ तहीती पहुंच चुकी है। टैमी का घर कैलिफोर्निया में था, मगर टैमी तहीती पर रहकर ही सेलर की जॉब करने लगती है। वहाँ टैमी की मुलाकात रिचर्ड से होती है। रिचर्ड भी सेलर का काम करता था। कुछ ही टाइम में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन रिचर्ड टैमी को अपनी बोट पर डिनर के लिए इनवाइट करता है और जब टैमी वहाँ जाती है तो वहाँ वो रिचर्ड की ट्रैवलिंग से रिलेटेड बहुत सारी तस्वीरें देखती है। यहाँ रिचर्ड उसे बताता है कि ये बोट उसने खुद बनाई है। ये सुनकर वो बहुत हैरान होती है। फिर वो पूछती है कि समंदर में अकेले रहना और ज्यादा सफर करना कैसा होता है। रिचर्ड कहता है कि बहुत मुश्किल है और काफी परेशानी होती है। समंदर में ज्यादा दिन रहने से हमारी बॉडी काली होने लगती है और नींद भी पूरी नहीं होती। कभी कभी तो खाने और पीने के लिए भी कुछ नहीं होता। ऐसे सब हालात में समंदर बुरा लगने लगता है। ये सब सुनकर टैमी बोलती है, तो फिर तुम समंदर में क्यों जाते हो? ये एडवेंचर होता है और बस ये इसे बहुत पसंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बूढ़ा कपल रिचर्ड से मिलने आता है। वो लोग रिचर्ड को एक जरूरी काम करने का कहते हैं। वो बताते हैं कि उनकी एक बोट है जिसे रिचर्ड को कैलिफोर्निया तक पहुंचाना होगा और वापस आने के लिए वो रिचर्ड के लिए प्लेन के टिकट बुक करवा देंगे। इस काम को करने के लिए वो रिचर्ड को $10,000 ऑफर करते हैं। रिचर्ड को ये डील काफी पसंद आती है क्योंकि वो अक्सर समंदर का सफर करता रहता है, तो वो ये भी इजीली कर सकता था। रिचर्ड डील को कबूल कर लेता है, मगर वो कहता है कि क्या वो लोग वापसी की 2 टिकट्स बुक कर सकते हैं, क्योंकि वो टैमी को भी अपने साथ सफर पर ले जाना चाहता है। उसकी ये बात वो दोनों मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टैमी कैलिफोर्निया नहीं जाना चाहती थी, मगर यहाँ रिचर्ड उसे समझाकर मना लेता है। इसके बाद वो दोनों बोट लेकर निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उनका सफर बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। यहाँ रास्ते में रिचर्ड टैमी को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे टैमी रिंग लेकर एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों बहुत खुश थे। उनको समंदर में सफर करते हुए कुछ दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक परिंदा उनकी बोट पर आकर गिरता है। ये देखकर रिचर्ड काफी हैरान होता है। वो कहता है कि वो लोग जमीन से बहुत दूर हैं, तो ये परिंदा यहाँ कैसे आ सकता है? मगर फिर वो समझता है कि शायद हवा के साथ ये यहाँ तक पहुँच गया हो। टैमी भी उससे पूछती है कि ये बात कोई परेशानी की तो नहीं, तो वो रेडियो से बात करके सिचुएशन का पता लगाने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि बहुत जल्द समंदर में तूफान आने वाला है। ये जानकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और रात में ही समंदर का मौसम खराब होने लगता है। बड़ी बड़ी लहरें उनकी बोट से टकराने लगती हैं। रिचर्ड टैमी को बोट के अंदर जाने का कहता है ताकि वो सेफ रहे, और जैसे ही टैमी नीचे जाती है तभी एक बहुत बड़ी लहर बोट से टकराती है, जिससे टैमी गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम मूवी का स्टार्टिंग सीन देखते हैं। टैमी अब रिचर्ड को ढूंढने लगती है, मगर रिचर्ड उसे नहीं मिलता। टैमी रेडियो से बात करने की कोशिश करती है, मगर सब कुछ तबाह हो चुका था। टैमी बहुत परेशान होती है। तभी उसे दूर एक छोटी बोट नजर आती है। वो बोट उनकी बोट पर ही थी, तो टैमी उस बोट के पास जाने के लिए अपनी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर बोट खराब हो चुकी थी। तो समंदर में तैर कर वो उस बोट की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे यकीन था कि रिचर्ड उसी बोट पर है। मगर वो बोट पानी में भरकर उससे और दूर जा रही थी, तो मजबूरन वो अपनी बोट पर आ जाती है। अब वो बोट को रिपेयर करने लगती है। ये काम आसान नहीं था। बहुत मुश्किल से वो बोट के उस पर्दे को भी ठीक कर देती है, जिससे बोट हवा की मदद से चलती है। टैमी बोट पे भरा पानी भी निकाल देती है और फाइनली वो बोट हवा के प्रेशर से चलना शुरू हो जाती है और उस छोटी बोट तक पहुंच जाती है। रिचर्ड उसी बोट पर होता है। वो बेहोश था, तो टैमी तैरकर उसे अपनी बोट तक ले आती है। टैमी के लिए उसे उठाकर बोट पर चढ़ाना बहुत मुश्किल था, तो वो एक रस्सी की मदद से रिचर्ड को बोट पर खींच लेती है। फिर यहाँ टैमी देखती है कि रिचर्ड का पैर बहुत बुरी तरह जख्मी है। टैमी उसके जख्म पर पट्टी बांधती है। रिचर्ड की हालत बहुत खराब होती है। ये देखकर टैमी भी घबरा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें ऐसे ही बोट पर रहते हुए कुछ दिन गुजर जाते हैं। टैमी अब डायरेक्शन और लोकेशन का अंदाजा लगाती है, तो उसे पता चलता है कि वो लोग अपने रास्ते से बहुत दूर हैं और इस रास्ते पर कोई भी शिप या बोट नहीं गुजरती।
ये सब जानकर टैमी बहुत परेशान हो जाती है। तो यहाँ रिचर्ड उसे समझाता है और कहता है कि हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर टैमी अपनी स्पीड को चेक करती है और कहती है कि अगर ऐसी स्पीड से चलते रहे तो उन्हें कैलिफोर्निया पहुंचने में महीनों लग जाएंगे, क्योंकि उनकी बोट हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन पर चल रही थी। टैमी बोट को हवा की डायरेक्शन की तरफ मोड़ देती है तो रिचर्ड कहता है कि इससे उनका रास्ता और भी लंबा हो जाएगा, मगर टैमी समझाती है कि इससे बोट की स्पीड तेज होगी। तो रिचर्ड भी उसकी बात मान जाता है और अब वो लोग कैलिफोर्निया के बजाय हवाई की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद कुछ और दिन गुजर जाते हैं उन्हें समंदर में फंसे हुए, और अब उनका खाना और पानी भी कम होने लगता है। इसका मतलब कि अगर वो जल्द किनारे तक ना पहुंचे तो भूख और प्यास से मर जाएंगे। ये देखकर रिचर्ड बोलता है कि मजबूरन अब उन्हें मछलियों का शिकार करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए टैमी इनकार कर देती है क्योंकि वो वेजिटेरियन थी। मगर रिचर्ड उसे बहुत समझाता है और आखिरकार उसे सारे सिचुएशन को देखकर राजी होना पड़ता है। फिर वो समंदर में मछलियां पकड़ने जाती है, मगर वो नाकाम होकर वापस आ जाती है। अब वो दोनों बहुत मायूस होते हैं। खाना और पानी अब बहुत कम होता है। तो यहाँ एक दिन बारिश हो जाती है। इससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। टैमी फौरन से बारिश के पानी को जमा करने लगती है और वो दोनों जी भरकर पानी पीते हैं। मगर अब भी उनका सफर बहुत लंबा था। इसी तरह समंदर में रहते हुए उन्हें 29 दिन हो चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात उनकी बोट के पास उन्हें एक कार्गो शिप नजर आता है। ये देखकर उसे एक उम्मीद होती है कि अब वो लोग बच जाएंगे। टैमी यहाँ बहुत चिल्लाती है और फ्लेयर गन भी चलाती है, मगर वो लोग उन्हें नहीं देख पाते और देखते ही देखते वो शिप वहाँ से चला जाता है। टैमी अब बहुत मायूस हो जाती है, मगर रिचर्ड उसे कहता है कि यहाँ कोई शिप था ही नहीं, ये तुम्हारा वहम था। ये सुनकर टैमी पूरी तरह से टूट जाती है और उसे अब यकीन हो जाता है कि वो लोग यहाँ मर जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह टैमी रिचर्ड के जख्म को चेक करती है तो देखती है कि अब जख्म बहुत खराब हो चुका है और रिचर्ड की भी हालत बहुत खराब है और फीवर भी हो रहा था। टैमी बहुत परेशान होती है, मगर वो बिल्कुल बेबस होती है। वो रिचर्ड के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन और गुजर जाते हैं और उन्हें अंदाजा होता है कि एक बार फिर तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। और अब ये दोनों जानते थे कि इस बार वो तूफान का सामना नहीं कर पाएंगे और वो और उनकी बोट इस तूफान में खत्म हो जाएंगे। मगर यहाँ किस्मत उनके साथ थी। तूफान नहीं आता, सिर्फ तेज हवाएं ही चलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब अगली सुबह टैमी को रिचर्ड नींद से उठाने जा रहा था तो टैमी उठकर कहती है कि अब वो उसे नहीं रोकेगी। इस सीन से हमें पता चलता है कि रिचर्ड वहाँ नहीं है। मतलब रिचर्ड कभी टैमी के साथ था ही नहीं। वो तो उसी तूफान में लहरों के साथ बह चुका था, वो मर चुका था, वो टैमी को मिला ही नहीं था। ये सब उसकी हेलुसिनेशन थी। टैमी ने रिचर्ड को अपने ख्यालों में अपने साथ रखा हुआ था और अब उसने इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था कि रिचर्ड मर चुका है। इसके बाद वो हिम्मत करके एक बार फिर मछली पकड़ने जाती है और इस बार वो मछली पकड़ लेती है और खाने लगती है। ऐसे ही वो अब सरवाइव करने लगती है और अब टाइम गुजरने के साथ साथ टैमी की हालत भी खराब हो रही थी। वो अपना उम्मीद होती है कि उसे अब कोई नहीं बचाने आएगा, मगर एक दिन उसकी बोट पर एक परिंदा आकर बैठता है। उसे देखकर वो थोड़ा हैरान होती है, मगर फिर उसे ख्याल आता है कि आसपास यकीनन कोई किनारा है। वो फौरन दूरबीन से देखती है तो उसे किनारा नजर आ जाता है और उसे एक बोट भी नजर आती है। तो टैमी उस बोट को अपनी तरफ बुलाने के लिए फ्लेयर गन चलाती है और फाइनली उन्हें टैमी की बोट नजर आ जाती है और वो फौरन ही टैमी की मदद के लिए आ जाते हैं। वो लोग टैमी को खाना देते हैं और फिर उसकी बोट को अपनी बोट के साथ बांधकर किनारे तक ले जाने लगते हैं और फाइनली वो किनारे तक पहुंच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जब टैमी ठीक हो जाती है तो वो वापस तहीती आ जाती है और रिचर्ड की बोट पर जाती है। वहाँ उसे अपनी और रिचर्ड की बहुत सारी तस्वीरें नजर आती हैं। यहाँ वो रिचर्ड को बहुत याद करती है। इसके बाद वो रिचर्ड की दी हुई रिंग को समंदर में बहा देती है। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।